सर लक्ष्य ऐप पे क्लास लो ना। यस सर लक्ष्य ऐप पे क्लास। लक्ष्य ऐप पे कनेक्शन हो रहा है प्रॉपरली? यस सर। नो सर। यस सर। मेरा तो टेक्निकल इशू आ रहा था लक्ष्य ऐप यस पे, सर। है ना? अच्छा सर कल से। हाँ मैं देखूंगा, नेक्स्ट क्लास से वी विल ट्राई, बट देयर इज सम टेक्निकल इशू इन लक्ष्य ऐप, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंडक्टिंग क्लास ऑन लक्ष्य ऐप. I will check and rectify this week, and from next week if it is possible we will take on Lakshya. लक्ष्य ऐप पे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाता है क्या आपका? यस सर आपको लिंक भेजने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, सीधा आप ऐप खोलते हो और चालू हो जाता है? यस सर लाइव क्लासेस में जाके सिर्फ अटेंड करना बस, दूसरा कुछ नहीं। ओके, हाँ तो हम ऐसा ही करेंगे फिर लक्ष्य ऐप, है ना? आई विल चेक दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक में ही अब हमारा क्लास होगा ना. आज तो हमारा क्लास हो गया, हमारा क्लास होगा नेक्स्ट मंडे को. नेक्स्ट मंडे तक मैं चेक करके रखूंगा लक्ष्य ऐप में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. अगर नहीं आ रही होगी तो हम डेफिनेटली लक्ष्य ऐप पे ही क्लास लेंगे. ओके चलो, सुजल शाह, वेदा, मोनिश मालिक, प्रेजेंट सर। राणा हैनिल, प्रेजेंट सर। आदित्य चौधरी, प्रेजेंट सर। नंदनी बैरेड, प्रेजेंट सर। यक्ष बदानी, देवांश, देवांश, प्रेजेंट सर। ध्वनि, प्रेजेंट सर। प्रीत, एल्वीना, क्रिश, देवांग, प्रेजेंट सर। देव बलोडिया, प्रेजेंट सर। विशेष पटेल, प्रेरक टेलर, रौनिक गामित, प्रेजेंट सर। विजय पटेल, नैती चौधरी, परवा चौधरी, प्रिंस राठौड़, गौरव वटानी, प्रेजेंट सर। जिया पटेल, तन्वी चौधरी, वंश पटेल, हर्ष पटेल, निदीक्षा पांड्या, सर तन्वी परमार प्रेजेंट। निदीक्षा पांड्या, हुसैन पठान, व्रज गामित, जस्टिन गामित, प्रेजेंट सर। व्रज गामित, प्रेजेंट सर। जस्टिन गामित, प्रेजेंट सर। प्रियांशु जरीवाला, प्रेजेंट सर। हेतवी गामित, दक्ष चौधरी, तन्वी परमार, प्रेजेंट सर। मीत गामित, प्रेजेंट सर। आयुष पटेल,
जय जरीवाला, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सर मेरा बाकी सुजल शाह। बोला क्यों नहीं? सर आपने नाम नहीं बोला। मैंने सबका नाम बोला है, अब जो नहीं बोलेगा फिर उसकी एब्सेंट लग जाएगी। बार बार अटेंडेंस ही थोड़ी लूंगा मैं, एक ही बार में आपको आंसर देना है। और किसका रह गया? टाइम पे आया करो, ये कोई टाइम थोड़ी है 11:15 बजे आ रहे हो। 11 बजे का टाइम है आपका क्लास का, रोज लेट आते हो। जो लेट आएंगे उनकी एब्सेंट लगेगी, मैं सीधा बता रहा हूँ। प्रेजेंट सर। कौन है अभी ये? Who is this? होमवर्क तो आप लोगों ने करना नहीं है। कल मैंने आपको एमसीक्यू भेजे थे, सिर्फ एक बच्ची ने होमवर्क सबमिट किया था, एक या दो बच्चों ने बस। एक विपुल वोरा का आया था, एक एल्विना वसावा का होमवर्क सबमिट हुआ था, बाकी किसी ने भी सबमिट नहीं किया। होमवर्क क्यों नहीं करते हो आप लोग, बताओ? अब बताओ ना, आंसर दो। सर हमें इस पे पढ़ाओ, हमें उस पे पढ़ाओ। अरे आपको मैं किसी भी ऐप पे पढ़ाऊंगा, आप होमवर्क ही नहीं करोगे तो उसका क्या फायदा? वाई आर यू नॉट डूइंग होमवर्क? कल से मैं सबके पेरेंट्स को कॉल करने वाला हूँ और हर एक पेरेंट के घर मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। अगर मुझे होमवर्क सबमिट नहीं हुआ, देवांश वोरा का होमवर्क सबमिट हुआ था और एल्विना वसावा, बस 2 स्टूडेंट्स ने होमवर्क सबमिट किया है। रेस्ट ऑफ द क्लास के पेरेंट्स को मैं कॉल करने वाला हूँ। वैसे ही 20 या 22 स्टूडेंट्स तो क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अटेंडेंस दे के क्लास को लीव कर जाते हैं। मेरे को यहाँ पे सबका रिकॉर्ड पता है, मैंने एक एक बच्चे का नाम नोट करके रखा हुआ। आप ये मत सोचना कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ आपको तो इसका मतलब ये नहीं आप होमवर्क नहीं करोगे। मेरे पास एक एक बच्चे का नाम है, एक एक बच्चा कब मीटिंग ज्वाइन करता है, क्या वो क्लास अटेंड करता है या ऐसे ही लीव कर देता है, क्या वो होमवर्क सबमिट कितनी बार किया उस बच्चे ने, पूरा रिकॉर्ड मैंने लिख के रखा हुआ है। अगर अभी भी आपका सेम एटीट्यूड बना रहेगा होमवर्क के अगेंस्ट, तो फिर आपके पेरेंट्स को कॉल डेली जाएगा। और अभी तो आपका एग्जाम भी आ रहा है मोशन का। होमवर्क नहीं करोगे तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे एग्जाम के लिए, बताओ? आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी मुझे चैप्टर नंबर 8 मोशन का भी होमवर्क सबमिट नहीं किया है। ऐसे बच्चों के नाम भी मैंने लिख के रखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 8 का होमवर्क भी अभी तक आप में से इतने बच्चे मैं गिनवा दूंगा जिनका होमवर्क सबमिट नहीं हुआ है। और कल जो होमवर्क दिया है सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया है, रेस्ट 18 स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं किया, बताओ मेरे को पहले। होमवर्क क्यों नहीं करते हो? देव बलोडिया, तन्वी परमार, रियांशु जरीवाला, मीत गामित, सुजल शाह, देवांग, होमवर्क क्यों नहीं किया बताओ? सबके नाम लूंगा मैं, बता रहा हूं। इनमें से किसी का भी होमवर्क नहीं आया कल। आज आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद मैं आपको वार्निंग भी नहीं दूंगा, क्लियरली बता रहा हूं। जिसका होमवर्क नहीं आएगा उसके पेरेंट्स के घर पे सीधा कॉल जाएगा और पेरेंट्स को सीधा बोल दिया जाएगा कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, तो इसके परफॉर्मेंस में मार्क्स डाउन हो जाएंगे। फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। इफ यू डोंट डू होमवर्क योर मार्क्स विल बी डाउन, योर क्रेडिट्स विल बी डाउन एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें आपके पासिंग मार्क्स होंगे।
क्या आपको ऐसे ही रहना है? बताओ। सिर्फ 7 ही हुए थे इसलिए सेंड नहीं किया, ये कोई रीजन नहीं होता है। जितना भी होमवर्क दिया जाए आपको सेंड तो करना होता है ना। सिर्फ 2 बच्चों ने कल होमवर्क सेंड किया था, ओनली 2 स्टूडेंट्स। और ये सॉरी का ड्रामा मेरे आगे मत चलाओ बिल्कुल भी। सॉरी तब बोला जाता है जब आप लोग एक बार गलती कर रहे हो। आप तो कॉन्टिन्यूअस कब से मेरा होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो। चैप्टर नंबर 8 मोशन का होमवर्क भी आज तक मुझे इतने बच्चों ने सबमिट नहीं किया है। ऐसे पढ़ाई करते हैं क्या? मैं आज लास्ट दिन वेट करूंगा, मैं कल से बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। कल आपके पेरेंट्स के घर में कॉल जाएगा और आपकी पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। कि आप खाली अटेंडेंस के लिए क्लास में आते हो और लीव कर जाते हो, क्लास भी अटेंड नहीं करते हो। होमवर्क करने को बोलो तो होमवर्क नहीं करना है। पूरा दिन घर पे करते क्या हो फिर? I am really disappointed today with your performance and I can't tolerate this from now. सबके पेरेंट्स को कॉल जाएगा, एक एक बच्चे का नाम मैंने नोट करके लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहे हो, कल से आपके पेरेंट्स के यहाँ कॉल जाएगा। मैं आज का दिन वेट करूंगा। आज 22 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है मीटिंग में और इन 22 में से 22 का अगर होमवर्क सबमिट नहीं हुआ तो कल आपके पेरेंट्स को सीधा कॉल जाएगा। और फिर रिजल्ट के लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इफ यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क देन यू हैव टू बियर इट। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अगर हम इतने एफर्ट्स यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको भी अपना इनपुट देना पड़ेगा। आप सोच रहे हो हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि आपको नंबर मिल जाएंगे। नंबर उसी को मिलेंगे जिसका रेगुलर होमवर्क आ रहा है। जिसका होमवर्क रेगुलर नहीं आएगा उसके मार्क्स कम आएंगे। देख लेना, आप रिजल्ट को देख लेना, आप रिजल्ट कंपेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ। जिसका होमवर्क सबमिट हुआ होगा उसी के मार्क्स अच्छे आएंगे। जिसका होमवर्क सबमिट नहीं होगा, जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी, उसके मार्क्स कम ही आएंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कल हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज थर्ड लॉ? सो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? टू एन एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. To an every action there is an equal and opposite reaction. सपोज करो आप किसी फुटबॉल को किक करते हो, ये आपका फुटबॉल है और इसको जब आप किक करते हो अपने लेग से तो जितना फोर्स आप इस बॉल पे लगाओगे उतना रिएक्शन आपके लेग्स को भी मिलेगा। So this is known as your action
and this is your reaction. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आपने अगर इस बॉल को F फोर्स आगे की तरफ लगाया तो ये बॉल का भी रिएक्शन फोर्स आपके लेग्स पे लगेगा पीछे की तरफ. इसलिए जब आप किक करते हो तो आप देखते हो कि आपका पैर पीछे की तरफ आता है ना. व्हेन अ प्लेयर किक्स अ फुटबॉल, the football moves in forward direction whereas your legs will move in backward direction. This is because of Newton's third law of motion, that to an every action there is an equal and opposite reaction. This is your Newton's third law. सेम कंसेप्ट आपका अर्थ पे भी वैलिड है. सपोज करो ये आपका अर्थ है and this is your moon. ठीक है, तो अर्थ जो फोर्स से मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, विच इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, उतने ही फोर्स से अर्थ जो है, मून जो है, वो अर्थ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन, जितना फोर्स अर्थ मून पे लगा रहा है उतना ही फोर्स मून अर्थ पे भी लगा रहा है. ठीक है, दिस इज योर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स. एक्शन ऑन वन बॉडी and reaction on another body. You can see that action on one body and reaction on another body. Similar example आप ले सकते हो कि जब आप पैदल चलते हो, if a man is walking on the ground, if a man is walking on the ground, so man is exerting the force on the ground and ground is also exerting force on the man. So this is also action and reaction, है ना. हम ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज योर एक्शन फोर्स, और ग्राउंड हम पे फोर्स लगा रहा है, दैट इज योर रिएक्शन फोर्स. सो टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स नोटिस करने हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स देखो इक्वल होते हैं बट दे आर ऑपोजिट. एक्शन एंड रिएक्शन आर, फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन, एक्शन रिएक्शन आर equal and opposite. Second point is that both will act on different bodies. Both will act on different bodies. Both will act on different bodies. देखो दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया.
सेकेंड पॉइंट है बोथ विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. देखो एक्शन अगर फर्स्ट बॉडी पे लग रहा है, यहाँ पे आपकी ग्राउंड है, तो रिएक्शन आपकी सेकेंड बॉडी पे लगेगा, दैट इज योर मैन. यहाँ पे भी देख लो, एक्शन अगर आपकी फर्स्ट बॉडी पे लग रहा है, दैट इज योर मून, तो रिएक्शन आपकी सेकेंड बॉडी पे लगेगा, दैट इज योर अर्थ. सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक्शन अगर आपकी बॉल पे लग रहा है, दैट इज योर फुटबॉल, तो रिएक्शन आपके लेग्स पे लग रहा है, विच इज योर लेग्स. So this is your first body, this is your second body. So both action and reaction forces will act on different bodies. Both the forces are equal in magnitude but opposite in direction. So I can write, if this force is F1 and this is F2, so I can write magnitude of F1 which is equal to magnitude of F2. But if I will write in vector form, then I can write F1 vector is equal to minus of F2 vector, because both the forces are in opposite direction. That's why I have to keep this negative sign. समझ आया न्यूटन्स का थर्ड लॉ. Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसके कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिकली आपने लाइफ में देखे ही हैं. अ बॉल रिबाउंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द फ्लोर. आपने एक बॉल लिया, उसको ग्राउंड पे फेंका. जैसे ही आप बॉल को ग्राउंड पे फेंकोगे, तो जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, तो बॉल जो है ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और ग्राउंड जो है बॉल पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ. ठीक है. अगेन दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन ऑन ग्राउंड and reaction on ball. Similarly आपने देखा होगा जब आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हो, सपोज करो स्विमिंग पूल में कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है, है ना. तो स्विमिंग पूल में जब हम स्विमिंग करते हैं, तो हम पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं. हम पानी को कहां पे फोर्स लगाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन. Back side. तो पानी हमको कहां पे पुश करता है? Forward. फॉरवर्ड. सो हम पानी पे फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड, पानी हमें पुश करता है फॉरवर्ड, इसलिए हम आगे की तरफ स्विम करते जाते हैं. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विच इज बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. सिमिलरली आपने देखा होगा जब कोई बोटमैन है, बोटमैन के पास बैम्बू होता है. बैम्बू, अगर इसी पानी में कोई बोटमैन जा रहा है, तो बोटमैन के पास एक बड़ा सा बैम्बू होता है, है ना. और वो उस बैम्बू से क्या करता है? पानी को पीछे की तरफ धक्का मारता है ना. बैम्बू से क्या करता है? पानी को पीछे की तरफ धक्का मारता है, तो उसकी बोट को फोर्स कहाँ मिलता है? आगे की तरफ, Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. सिमिलरली जब आप
किसी बुलेट को फायर करते हो गन में से, है ना, जब आप किसी बुलेट को फायर करते हो गन में से, The bullet will move forward and the gun will force by bullet backward. very good. Bullet will move in forward direction because of this action force, and gun will move in backward direction because of this reaction force. तभी आपने देखा होगा जब कोई नया आदमी, जब कोई नया पर्सन बंदूक को पकड़ता है और जब वो गोली चलाता है तो वो पूरा का पूरा हिल जाता है, क्योंकि उसको रिएक्शन फोर्स इतना तेज लगता है पीछे की तरफ कि वो उसको सहन नहीं कर पाता और पूरी बॉडी उसकी हिल जाती। इसलिए बोलते हैं जब आपको गन चलानी है तो आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अदरवाइज आपको ये रिएक्शन फोर्स को हैंडल करना नहीं आएगा। हाउ टू हैंडल दिस रिएक्शन फोर्स, गेटिंग इट? Yes, sir. अच्छा, जब गन पीछे की तरफ जाती है तो उसकी वेलोसिटी होती है वी गन, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। This velocity is known as recoil velocity of gun. ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब कोई रॉकेट को लॉन्च करते हैं हम, या कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, है ना, सपोज करो ये आपका रॉकेट है, ठीक है। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो इसमें से क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस निकलती। These are your exhaust gases. है ना, तो जब एग्जॉस्ट गैसेस रॉकेट में जब फ्यूल बर्न होता है तो ये एग्जॉस्ट गैसेस ग्राउंड पे क्या करती है, फोर्स लगाती। एग्जॉस्ट गैसेस जो है ग्राउंड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, विच इज योर एक्शन। इसकी वजह से रॉकेट को जो रिएक्शन मिलता है वो मिलता है ऊपर की तरफ, इसलिए रॉकेट आपका ऊपर की तरफ जाता है ना। सो रॉकेट में से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है वो बहुत ज्यादा निकलती है, इतनी ज़्यादा गैसेस वहाँ से निकलती है और वो इतना ज़्यादा फोर्स लगाती है ग्राउंड पे कि रॉकेट सोचो हवा में उड़ता है ऊपर। सिमिलरली सपोज करो आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे, जब कहीं पे आग लग जाती है और बहुत ज़्यादा फायर होती है तो बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर्स हम मंगाते हैं और उस फायर एक्सटिंग्विशर्स में एक होस पाइप लगी होती है। अब ये पर्सन उस होस पाइप को पकड़ के खड़े होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये फायर को बुझाने जा रहे हैं, तो देखो पानी जो है, The water tank force is very more. That's why the fire will reduce. नहीं, मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो पानी निकलता है बहुत ही फोर्स में निकलता है, आपको पता हो, है ना। तो पानी पे फोर्स आगे की तरफ है
तो जो होस पाइप है, जिस पर्सन ने जिस पाइप को पकड़ के खड़ा रखा है, उस पे फोर्स पीछे की तरफ लगता है, रिएक्शन। ठीक है, पानी आगे की तरफ जा रहा है लेकिन पर्सन पे फोर्स जो लगता है रिएक्शन का पीछे की तरफ लगता है, इसलिए इस पर्सन को बहुत सावधानी से इस पाइप को पकड़ के खड़े रहना होता है। जरा सा भी उसका बैलेंस अगर बिगड़ जाएगा तो उसके हाथ से पाइप छूट जाएगी। ठीक है, ये पाइप पे बहुत सारा फोर्स लगता है पीछे की तरफ, तो उस पर्सन को बहुत केयरफुली इस पाइप को पकड़ के खड़े रहना होता है जब वो फायर को बुझाने के लिए जाते हैं, ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स। ठीक है, सबको यहां तक समझ आया? All of you got till this point? Yes, sir. Okay. So next our part is conservation of momentum. अगर आपको थर्ड लॉ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ आ गए तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स का भी लगेगा और थर्ड लॉ भी लगेगा, दोनों लॉ एक साथ लगे। है ना, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, न्यूटन्स के 3 लॉ हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, बताओ फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था हमने? लॉ ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? External force on any object which is equal to rate of change of momentum, that is change in momentum upon change in time. It is also given by mass into acceleration. थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा? Action reaction. For every action, there is another opposite reaction. Very good. To an every action there is an equal and opposite reaction. So in conservation of momentum, we are going to apply these two laws, that is second law and third law. ठीक है, सो हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखो। पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज दैट टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है आपको पता है ना सबको? व्हाट इज मोमेंटम? Yes, what do you mean by momentum? कौन बताएगा? What do you mean by momentum? मास इंटू वेलोसिटी। देव भलोड़िया, खाली एक ही जन ने पढ़ा था क्या मोमेंटम? बाकी सबने नहीं पढ़ा था? The force that makes something moves faster, Nandini Barrett is saying. Mass into velocity. है ना, मोमेंटम मैंने आप सबको बताया था, मोमेंटम इज डिफाइंड एज m into v. Momentum is defined as
m into which type of quantity momentum is? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बताओ? Which type of quantity momentum is? मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बेटा? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देवांश वोरा इज करेक्ट. मोमेंटम इज योर वेक्टर क्वांटिटी. Momentum depends on both mass of the body as well as the velocity of the body. अगर ज़्यादा मास होगा तो भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, है ना. मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया था. हमारे पास एक 50 kg का मास है और उसकी अगर वेलोसिटी आपको पता है 4 मीटर पर सेकेंड और दूसरा मास भी 50 kg का है, उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड. किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा बताओ? किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? आपके पास दो मासेस है. पहला मास 50 kg का है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड. दूसरा मास भी 50 kg का है, उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड. किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? देवांश वोरा इज सेइंग सेकेंड वाले का. क्यों सेकेंड वाले का मोमेंटम ज़्यादा होगा? दोनों के मास तो सेम है, दोनों के मास तो बिल्कुल सेम है. फिर हाँ, वेलोसिटी देखो किसकी ज़्यादा है? सेकेंड वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कम है, तो इसलिए सेकेंड वाले का मोमेंटम ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाले का मोमेंटम फिर मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसा भी दिया था. सपोज करो इफ इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड मास की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. ये मास आपका 1 kg का है और ये वाला मास आपका 2 kg का. अब किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा बताओ? फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का? यस. अब किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा. फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले का कम होगा. ध्यान से सोचो. ध्वनि इज करेक्ट. सेकेंड वाले का ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ना. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. सो मास का वैल्यू कितना है? 1 kg इंटू 5. सो यू विल गेट 5 kg इंटू मीटर पर सेकेंड. इसका मोमेंटम जब आप निकालोगे सो यू विल गेट 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड.
किसका मोमेंटम ज्यादा हुआ? ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? सेकेंड वाला बड़ा हुआ, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। भले दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। सो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ mass and velocity. If velocity is constant, so momentum is directly proportional to mass. If mass is constant, then momentum is directly proportional to velocity. समझ आया आपको? Yes, sir. All of you got this point? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर नेक्स्ट क्लास। तब तक आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है, मैं वापस मुझे बोलना ना पड़े। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। Bye, sir.